हेलो क्लास 4 बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पाठ 14 जो कि विराम चिन्ह है उसका वाचन करवाने जा रही हूँ। आप लोग अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पेज नंबर 75 निकालिए। आज हम विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मुझे आप लोगों को आपके गृह कार्य से संबंधित कुछ बात करनी है, और वो ये है कि जिन भी बच्चों का 16वां असाइनमेंट से कार्य पूरा नहीं है, यानी कि 16th असाइनमेंट से लेके 16वें से आगे का असाइनमेंट जो भी पूरा नहीं है, वो आप लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके अपने अपने सब्जेक्ट टीचर्स को सेंड करो, ठीक है। और अपना जो गृह कार्य है उसको टाइमली अपने अपने सब्जेक्ट टीचर्स को आप लोग सेंड करेंगे, क्योंकि आपके ये 16वें असाइनमेंट से फाइनल एग्ज़ाम्स में मार्क्स काउंट होंगे। तो आप लोग बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से 16वें असाइनमेंट से अपने कार्य को बिल्कुल अपडेट रखिए, कंप्लीट करके रखिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, विराम का अर्थ पता है आपको क्या होता है? विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। जब हम कुछ बोलते हैं तो लगातार समान गति, लय या उतार चढ़ाव के साथ नहीं बोलते हैं। अपनी बात को बोलते समय हम कहीं थोड़ा रुककर बोलते हैं और कहीं थोड़ा ज़्यादा रुकना पड़ता है। तो किसी बात पर ज़्यादा या किसी बात पर कम बल देते हैं। तो इस तरह हम अपनी जो बात है या अपनी भाषा हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि अब मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझाती हूँ कि जैसे एक वाक्य है, चलो मत रुको। वाक्य क्या है? चलो मत रुको। अब चलो के बाद यदि मैं कॉमा लगाती हूँ, कॉमा का अर्थ होता है अल्प विराम। चलो के बाद यदि मैंने अल्प विराम लगाया, अल्प मतलब होता है छोटा, विराम माने रुकना, यानी कि थोड़ी देर के लिए रुकना। चलो के बाद यदि मैंने अल्प विराम लगाया तो इसका अर्थ ये है कि मुझे चलो बोलने के बाद थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। चलो मत रुको। यहाँ पर इस वाक्य का अर्थ है कि आपको चलने के लिए बोला गया है, रुकने के लिए मना किया गया है। अब इसी प्रकार इसी वाक्य में यदि मैं अल्प विराम चलो मत यानी कि मत के बाद लगाती हूँ रुको, तो यहाँ पर रुकने को बोला गया है, ना कि चलने को। तो आपने देखा कि एक ही वाक्य को विराम चिन्ह लगने के बाद उसका जो अर्थ है वो किस प्रकार से बदलता है, ठीक है। अब विराम चिन्ह की परिभाषा, लिखित भाषा में ठहराव दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। आप लोग अपनी पुस्तक में देखिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से बेटा वाह इतनी मिठाइयाँ, उपहार व मिट्टी के दिए। तब माँ कहती है, हाँ बेटा, दीपावली की तैयारियां हो रही हैं। बातचीत करते समय हम अपनी बात को ठीक ढंग से समझाने या कहने के लिए बीच बीच में थोड़ा रुकते हैं। इसे ही विराम कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विराम का अर्थ ही होता है रुकना या ठहरना। लिखते समय उस विराम को दिखाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं और ये चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो बच्चों, कुछ मुख्य विराम चिन्ह जो है वो मैं भी आपको ब्लैक बोर्ड में समझाऊंगी। अभी हम पहले बुक से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपकी पुस्तक में सबसे पहला मुख्य विराम चिन्ह लिखा है पूर्ण विराम। जैसे इंग्लिश में सेंटेंस खत्म होने के बाद फुल स्टॉप लगता है, वैसे ही हिंदी में पूर्ण विराम एक ऐसा चिन्ह है जो सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है। और इस पूर्ण विराम को
वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है, यानी कि वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। ठीक है। दूसरा है अल्प विराम, यानी कि कॉमा। अल्प का मतलब होता है छोटा और विराम माने रुकना, यानी कि थोड़ी देर के लिए रुकना। बोलते हुए या पढ़ते हुए जहाँ थोड़ी देर रुकना होता है वहाँ अल्प यानी कि थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए, जैसे मुझे आम के बाद विराम चिन्ह है तो हमें थोड़ा सा रुकना है। मुझे आम, अंगूर, अल्प विराम चिन्ह, पपीता आदि फल बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार किया गया है। तीसरा आता है प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि क्वेश्चन मार्क, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं किसी से तो वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका नाम क्या है, तो है पर वाक्य खत्म हुआ तो है के बाद हम विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद आता है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। देखो, खुशी, दुख, घृणा, हैरानी, विवाद, विस्मय, आश्चर्य आदि के भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने बोला, वाह कितनी सुंदर चित्रकारी की है, तो यहाँ पर वाह के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब आता है अंत में योजक चिन्ह। वाक्य में जब दो शब्दों को जोड़ना हो या मिलते जुलते हुए शब्दों को दिखाना हो तो इसके लिए योजक चिन्ह, एक छोटा सा डैश जो होता है उसको बोलते हैं योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप अपने लिए कोई छोटा मोटा काम देख लीजिए। अब छोटा और मोटा के बीच में जो छोटा सा डैश आया है वह आपका योजक चिन्ह कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि पढ़ते या लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है और बात के जो सही अर्थ को समझाने के लिए विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको ब्लैक बोर्ड में समझाती हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। बच्चों, अभी मैंने आपको विराम चिन्ह समझाया था, अब मैं आपको ब्लैक बोर्ड में समझाती हूँ कि विराम चिन्ह कौन से होते हैं। सबसे पहला है पूर्ण विराम। ठीक है बच्चों, पूर्ण विराम का चिन्ह इस प्रकार का होता है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये खड़ा डंडा। तो जैसे पूर्ण विराम लगता है जब वाक्य की समाप्ति पर, जैसे यहाँ पर ये वाक्य है मीरा को सेब पसंद है, तो यहाँ पर है के बाद पूर्ण विराम लगा क्योंकि हमारा जो वाक्य है वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो वाक्य के ख़त्म होने पर या वाक्य की समाप्ति पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार दूसरा आता है आपका अल्प विराम, यानी जिसको हम कॉमा बोलते हैं। अल्प का अर्थ होता है छोटा और विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। तो जहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए विराम लेते हैं उसको बोलते हैं अल्प विराम और इसका चिन्ह ये होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, बाजार से आम, अंगूर, पपीता और अनार लाना है, तो बाजार से आम के बाद कॉमा लगाया, अल्प विराम लगाया, फिर अंगूर के बाद अल्प विराम लगाया। तो हम कैसे बोलेंगे इस वाक्य को? बाजार से आम, थोड़ा रुके हम, फिर अंगूर, पपीता और अनार लाना है।
अब आते हैं हम प्रश्नवाचक चिन्ह पर। जैसा कि इसके नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा होगा कि जब हम प्रश्न पूछते हैं तब जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं या प्रश्न लिखते हैं तब उस वाक्य के अंत में हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कब आए या आपका नाम क्या है। ठीक है बच्चों। अब चौथा है आपका विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय आदि बोधक चिन्ह कैसा होता है? बिल्कुल पूर्ण विराम की तरह, लेकिन पूर्ण विराम में एक खड़ा डंडा होता है और विस्मय आदि बोधक चिन्ह में पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदु लगता है। ठीक है, बिंदु लगती है। जैसे यहाँ पे देखिए इस विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग कैसे किया गया है। वाह कितना सुंदर फूल है। वाह के बाद हमने विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया। अब योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का जो योजक चिन्ह होता है वो किस प्रकार का होता है? एक छोटा सा डैश। जैसे सड़क को पार करते समय दाएं बाएं देखिए, तो दाएं और बाएं के बीच में, यानी कि दाएं और बाएं जो दो शब्द हैं इनको जोड़ रहा है ये योजक चिन्ह। तो बच्चों आज हमने विराम चिन्ह का वाचन किया। आप लोग घर में एक बार इस पाठ को बहुत अच्छे से दोहराइएगा। ठीक है बच्चों, और मैं इसी पाठ से संबंधित आपको गृह कार्य दूंगी। आप बहुत ध्यान से करके अपने कार्य को समय पर भेजिएगा।